उससे पहले कुएं से पानी भरते थे, उसके बाद थोड़ी सी घास काटते थे डंगरों के पशुओं के लिए, और तब हम जालक जाते। 3 या 4 मास्टर थे। बिल्डिंग बहुत छोटी थी, और बिल्डिंग जो जालक की बनी है वो हमने खट से पत्थर उठा के रोज एक ले जाते थे, उससे ये बिल्डिंग बनी है। और आज मैं उस बिल्डिंग को देखता हूँ एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। 2:30 बजे रात को निकलना यहाँ से, और रोते रोते निकलना, क्योंकि माँ और दादी गाँव में पास होता चला। जब मैंने हाई सेकेंडरी की, उसके बाद मैंने क्लरिकल जॉब के लिए यूपीएससी से फॉर्म लगाया ताकि मैं क्लर्क बन जाऊँ, और बहुत खुशी थी मुझे कि मैं क्लर्क बन जाऊँगा। पिताजी को 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मुझे 150 रुपये तनख्वाह मिली। उस समय $8 में $1 मिलता था, तो मैंने कुछ डॉलर खरीदे ताकि मेरा खर्चा वहाँ निकल सके। और इस समय पता है मार्च 2025 $1 है 87 और 88 रुपये। सोचो क्या कारण है ये। पर 1-2 चीज़ें थी जो मेरे को यहाँ पर 12 साल मैंने जो इंडिया में काम किया था, उसके मेरे पास सर्टिफिकेट थे। देखो 285 नहीं, 272 में मेरे को ये अवार्ड मिला, 73 में ये अवार्ड मिला, 74 में ये अवार्ड मिला। मैंने सारे कागज उसको रखे उसकी टेबल के ऊपर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं जीपीएस वेदनगर में। आज हम बातचीत करेंगे श्री हंसराज शर्मा जी से, जो कि जीपीएस स्कूल के फाउंडर हैं और पिछले 40 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। आइए उनके जीवन के अनुभव और शिक्षा के प्रति उनके बेहतर दृष्टिकोण और तरीकों को समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड by looking at your page at Jalak, and I can see the talented people here in this area who are doing an excellent job, and I know this area is growing and will be very prosperous in the times to come. हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम पहले आपके बचपन से स्टार्ट करेंगे। हम जिस एरिया में गायत्री पब्लिक स्कूल बना है, ये हमारी ज़मीन थी, ऊपर से नीचे तक मैंने इसमें हल चलाया है। माँ बाप हमारे यहाँ काम करते थे, और हमारी माता अनपढ़ थी, उन्होंने पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारे फादर ने सिर्फ 8 जमात पढ़ी थी, पर उनका एक ही चीज़ थी उनके दिमाग में कि अगर किसी तरीके से मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूँ तो हमारी फैमिली उठ जाएगी। तो यहाँ से देखो, द्रमन से यहाँ वेदनगर से जालक सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकलते थे हम, उससे पहले कुएं से पानी भरते थे, उसके बाद थोड़ी सी घास काटते थे डंगरों के पशुओं के लिए, और तब हम जालक जाते थे। और जालक से जब वापस आते थे तो कभी कभी होमवर्क करना होता था थोड़ा बहुत, तो माँ बाप कहते थे, हे तुम स्कूल गए हो तो वहाँ पढ़ाई की है, घर में आके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एट दैट टाइम। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, पर एक चीज़ मेरे अंदर थी, जो वर्क एथिक्स मैंने बार बार बोला है। वो वर्क एथिक्स कहाँ से आए थे? इस गांव से आए थे। हम सवेरे सूरज निकलने से पहले उठते थे, और सूरज डूबने के बाद हम सोते थे, और यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। स्टडीज़ होती थी, हमारे स्कूल में बहुत कम बच्चे थे। मेरे ख्याल जैसे मुझे लगता है मैं बहुत छोटा था, 30-35 बच्चे होंगे गायत्री पब्लिक में जालक स्कूल के अंदर, और 3 या 4 मास्टर थे। बिल्डिंग बहुत छोटी थी, और बिल्डिंग जो जालक की बनी है वो हमने खट से पत्थर उठा के रोज एक ले जाते थे, उससे ये बिल्डिंग बनी है। और आज मैं उस बिल्डिंग को देखता हूँ एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। तो हाँ, वेदनगर से पैदल जाते थे, 2 रास्ते हुआ करते थे, एक इधर से आरठ की तरफ से, और एक आस्था रास्ता होता था जंगल से, जिसको भंजाड़ी बोलते थे हम उस समय। तो एक इधर से जाते थे और आते उधर से थे, भंजाड़ी से आते थे। तो जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता था, 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का। पर ज़्यादा मुश्किल होती थी सर्दियों के अंदर। सर्दियों में बहुत ठंड होती थी, और सवेरे जल्दी जल्दी निकलना होता था, और शाम को गर्मियों के अंदर शाम जब वहाँ से निकलते थे जालक से, तो बड़ी तगड़ी धूप हुआ करती थी। घर पहुँचते पहुँचते मुंह लाल हो जाते थे। कई बच्चों के, मेरे भी
नाक से नक्सीर बहनी चालू हो जाती थी। और पर दोज वर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एट दैट टाइम। तो मतलब कि हमारे को लगता था कि ये ऐसे ही ज़िंदगी होती है। बस मोटर हमने, मेरे पिताजी बाद में दिल्ली में काम करने के लिए चले गए, तो यहाँ साधन कुछ भी नहीं था, तो हम मारंडा से गाड़ी पकड़ते थे, ट्रेन। तो यहाँ से सवेरे 2 या 2:30 बजे निकलते थे हम, अपने सिर पे डब्बा रख के जिसके अंदर कपड़े होते थे और गांठ बंधी होती थी, वो डब्बा 2:30 या 3 बजे निकलते थे, और ताकि हम 9 बजे की गाड़ी मारंडा से पकड़ सकें। और उसके बाद दिल्ली पहुँचते पहुँचते तो टाइम लगता था ऑफ कोर्स, बट दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। 2:30 बजे रात को निकलना यहाँ से, और रोते रोते निकलना, क्योंकि माँ और दादी गाँव में थी। मेरा परिवार जो था वो जैसे मैंने बताया, माता अनपढ़ थी और पिता 8 जमात पढ़े थे, तो हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जो हमारे स्कूल में, जो हमारी खेतों में से पैदा होती थी चीज़, वही चीज़ इस्तेमाल होती थी। पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारी फैमिली को। हमारी दादी जी का एक लड़का आज़ाद हिंद फौज में उनकी डेथ हुई थी, तो उनको पेंशन मिलती थी। मुझे आज तक याद है, उनको 7 रुपये पेंशन मिलती थी महीने की। तो उस 7 रुपये से हमारे घर में नमक और तेल आता था, बाकी सब चीज़ें हम यहीं पर उगाया करते थे। नहीं है, पर 1955 में मेरे को पिता दिल्ली ले गए। क्यों ले गए दिल्ली, उसके पीछे कई रीज़न थे, पर मेन रीज़न यही था, माता चाहती थी कि इसको अच्छी पढ़ाई मिले कहीं। एक छोटे से कमरे में, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि एक कमरा पिताजी ने किराए पे ले रखा था, 8 फुट और 6 फुट चौड़ा, और उसको कहते थे दिल्ली में मियानी। तो मियानी का मतलब है, जब आप उसमें घुसते थे वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे आपको बैठ के अंदर घुसना पड़ता था कमरे में, और बैठ के ही निकल के आना पड़ता था कमरे से। दिल्ली के बारे में बात है, मैंने वहाँ से हाई सेकेंडरी की। अब मैंने बोला है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, जस्ट एवरेज था, पर एक चीज़ में काम करने में मुझे समझ ही नहीं आती थी चीज़ें। कई टीचर ही नहीं होते थे स्कूल में, मैथमेटिक्स मैं तो रट्टा लगा के पढ़ता था। रट्टा, मैंने इतना टाइम मेहनत करनी कि उसको मुँह जबानी याद कर लेना, ताकि मैं इम्तहान में पास होता चला जाऊँ। जब मैंने हाई सेकेंडरी की, उसके बाद मैंने क्लरिकल जॉब के लिए यूपीएससी से फॉर्म ले आया, ताकि मैं क्लर्क बन जाऊं, और बहुत खुशी थी मुझे कि मैं क्लर्क बन जाऊंगा। पिताजी को 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मुझे 150 रुपये तनख्वाह मिलेगी। और पर तब माता ने कहा, कहते हैं ये घर में सबसे बड़ा है, इसको पढ़ा दो, किसी तरीके से इसको पढ़ा दो। तो पिताजी कहते हैं कैसे किया पढ़ाना, मैं कुछ ना पैसा। बोले मुझे नहीं पता, इसको पढ़ा दो, घर में सबसे बड़ा है, पढ़ जाएगा तो सारा फैमिली उठ जाएगी। तो मेरे को कॉलेज भेजा, मैंने बीएससी करी कॉलेज से। बीएससी करने के बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये सबके लिए, मैं चाहता था कि मुझे ऐसी नौकरी मिले जहाँ मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, क्योंकि पैसे की किल्लत देखी थी मैंने अपने घर में। तो मुझे यहाँ से, जब मैंने बीएससी करी, मैं स्कूल में आया। यहाँ ये सेंट पॉल स्कूल है जो पालमपुर में है, उनका प्रिंसिपल हमारी माता से मिला। कहते हैं थोड़े मुनुए क्या बोलिया, बीएससी कितनी हो, अहाँ जो साइंस टीचर की जरूरत है। तो बोले तिस्सी गलाई दिया, कहने अच्छा नौकरी तिस्ती पक्की। जाली में थू गए आया, तो माता बड़ी खुश, बोले तेरी नौकरी पक्की। कहने बोले ऐसा प्रिंसिपल लाई है, बोले कहना तू कल चल जा। मैं मुझे पता है, बोले ना बड़ी अच्छी नौकरी है, पेंशन भी मिलनी है। बोले बाद विच दे माता जी गले, बोले ना मैं नौकरी बन जा, मैं अपने सोची समझने करनी है। तब क्या होया, दिल्ली में था तो मेरे 1-2 दोस्त थे मैं जो सोगी पढ़ते थे, तिन्हां दे घर जाने का मौका मिला। तो तिथों एक तिन्हां दा बड़ा भाव तिन्नी मोटरसाइकिल थी रखी हो, स्कूटर, कने टाई थी पाई हो, कने सूट पाया था। तो बोलिया ये तेरा भाव करता क्या? बोलिया ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दवाइयां दी कंपनियां काम करता, बाहर दी कंपनी है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट कि बाहर की अमेरिका की कंपनी है, उस अमेरिका की कंपनी में काम करता है। मैं ताली पकड़ी लिया, बोलिया नौकरी करनी है तो ये करनी है बस। जब जिसमें टाई लगी हो और मोटरसाइकिल हाथ में आए और सूट पहनने की बात हो, सूट पहनी, और पैसा भी अच्छा। तो मैं
बीएससी करने के बाद 3-4 महीने मेरे पास नौकरी नहीं थी। 3-4 महीने में सब लोग दुखी थे, माता भी दुखी, पिता भी दुखी, कहते इतना ज़्यादा पढ़ाई था, कम ही नहीं करा था। देन फाइनली आई गॉट अ जॉब इन जर्मन रेमेडीज। मेरी कमी क्या थी? ये कमी नहीं थी कि मैं काम करने में स्लो था, काम करने में ढीला था। वर्क एथिक्स तो मुझे गांव से मिल चुके थे, पर एक ही कमी थी, मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं थी। पर उस अंग्रेजी के कारण मुझे 3-4 महीने लग गए नौकरी ढूंढने में। उसके बाद मैं कश्मीर चला गया। मेरा फर्स्ट जॉब मेरा J&K में था। J&K में मैंने 6 साल काटे, बहुत पैसा कमाया। पैसा इसलिए कमाया कि मेरे को और कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ काम करने के तो मैं काम सवेरे से लेकर शाम तक मैंने काम करना, और मैं पतला बहुत हुआ करता था। तो मुझे ये भी थोड़ा सा अपने आप में लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिन्हें थुकलांदे ना टीरू जंगा टीरू वहाँ चले अब आओ तू ना, दैट्स व्हाट आई वॉज। मैंने किसी से वहाँ एक डॉक्टर से बात की, मैंने कहा यार मेरा वजन बहुत कम है, मैं पतला बहुत हूँ। कहते हैं हंसराज अंडे खाया कर अंडे। तो मैं तो वेजिटेरियन था, अंडे खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर तब मैंने अंडे खाने चालू किए। मैं 6 अंडे रोज के खा जाता था। 2 अंडे ब्रेकफास्ट में, 2 अंडे लंच में, और 2 अंडे ऑमलेट बनाना और अंडे खा जाने। और साल के अंदर अंदर मेरा वजन दुगना हो गया था। इतनी अच्छी सेहत बन गई थी। तो इसका एक और इशू था, जब मैं कंपनी में काम करने के लिए जर्मन रेमेडीज़ में सिलेक्शन हुई, हम बम्बे गए। सूट साट किसके पास होते थे? तो सूट साट तो मैंने कपड़े खरीदे, वहाँ सूट साट बनवाए 1-2, पर 2 साल के बाद वो सारे सूट जो है वो छोटे हो गए कि मैंने इतना ज़्यादा वज़न गेन किया। तो 6 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, दिल्ली आ गया। तब मैंने दिल्ली में लोगों को, बच्चों को देखा जो मेरे साथ के थे, जो मेरे नीचे काम कर रहे थे। उनकी अंग्रेजी मेरे से अच्छी थी। मैंने कहा माय गुड गॉड, मैंने तो 6 साल पैसा ही कमाया है, अपने आप को तो डेवलप नहीं किया। मैंने 3 महीने के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मैंने MBA में एडमिशन ले ली। सवेरे 7 बजे घर से निकलता था, रात को 9 बजे घर आता था। 7 से लेके 5-6 बजे तक मैंने काम करना, दफ्तर जाना, और उसके बाद 6 से 9 दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता था MBA करने के लिए। रात को 9-10 बजे घर पहुंचता था। MBA करने के बाद मैंने वहाँ इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड के अंदर भी मैंने डिप्लोमा लिया। उसका भी 1 साल का प्रोग्राम था, उसका भी यही हिसाब था, 6 से 9 रात को जाना। तो ये सब करने के बाद मैंने MBA किया। एक बार का इशू है कि मैं वहाँ पर क्या कहते हैं, MBA के अंदर एक गुप्ता नाम का प्रोफेसर था। तो गुप्ता जी से बात हुई, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था वो, और बड़ा फ्री माइंडेड था आदमी वो। तो मैंने एक गुप्ता जी को पकड़ लिया। मैंने कहा गुप्ता जी, आपने इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीखी है? कहता है मैंने यहाँ MBA करने के लिए मैं अमेरिका गया था, मैंने अमेरिका से MBA किया है, इसलिए मेरी अंग्रेजी ऐसी है। तो मेरा बस भूत सवार हो गया मेरे ऊपर। मैंने कहा ये जा सकता तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो मैंने कहा गुप्ता जी मैंने आपसे मिलना। वो ब्लू स्टार फ्रिज जो बनाते हैं, ब्लू स्टार नाम की, जिसके फ्रिज बनते हैं, कैल्विनेटर, जैम और 3-4 ब्रांड थे, उसका वो जनरल मैनेजर था। मैंने कहा गुप्ता जी मुझे आपसे बात करनी है। कहते हैं दफ्तर आ जाओ किसी टाइम जब मौका मिले। कनॉट प्लेस में उसका दफ्तर था। हम पहुंच गए इसके घर दफ्तर में। मैंने कहा गुप्ता जी बताओ क्या करना चाहिए मुझे? कहता है जाने का पैसा है, खर्च का मतलब कि टिकट का पैसा है। बोले मैं पैसा मैं बतेरा कमाया, पैसा है मुझे, टिकट का पैसा लग। कहता है कनॉट प्लेस में जाओ, अमेरिकन लाइब्रेरी है, वहाँ से सारी यूनिवर्सिटियों के नाम पता करो और अप्लाई कर दो, कहीं नहीं कहीं से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, कोई नहीं कोई। और वही हुआ, एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन से रिस्पॉन्स आ गया, और मैं बस फिर क्या था, चले गए वहाँ पर। आपको गाइडेंस मिले, लेकिन आपने उस पर काम भी करा और उसमें आपने अपनी तरफ से अपना योगदान दिया। ये सब चीज़ें इस गांव से मिली हैं मुझे। वर्क एथिक्स जिसको बोलते हैं, कहते हैं काम करो, काम जो है, जो काम करेगा भगवान भी उसका साथ देगा। जो भगवान के दिए हुए टाइम को खराब करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। तो सर फिर अमेरिका में जाके आपने? हाँ, अमेरिका में जाने के बाद मुझे MBA कर रहा था मैं,
तो पैसे की तो किल्लत होती ही है वहाँ पर। फॉरेन कंट्री के अंदर मैं थोड़ा सा पैसा ले गया था, यहाँ से डॉलर एक्सचेंज किए थे। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय $1 $8 में $1 मिलता था। तो मैंने कुछ डॉलर खरीदे ताकि मेरा खर्चा वहाँ निकल सके। और इस समय पता है मार्च 2025 $1 है 87 और 88 रुपए का। सोचो क्या कारण है ये। $1 से आज 70 75 रुपए 87 88 रुपए बनते हैं, उस समय $8 का था। अब तो हमारा देश आजाद है। तो ये क्या कारण है? ये है, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जाने के बाद वहाँ पर मैंने अभी करीब 2-3 महीने हुए थे मुझे, मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा। एक कंपनी थी जॉन वायट, उन्होंने कहा था उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए दवाइयों की कंपनी की। मेरे पास एक्सपीरियंस भी था और अंग्रेजी भी थोड़ी सी खुद सुधर गई थी मेरी, तो मैंने अप्लाई किया। और अप्लाई कैसे किया, मैंने उनके जो है सेल्स मैनेजर था, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा मैं यहाँ आया हूँ अमेरिका, इंडिया से आया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सर्दियों के दिन थे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, और तो मैं उसके दफ्तर पहुँच गया। पहले दिन पहुँचा, कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा बिजी है, नहीं मिल सकता। मैंने कहा मैं फिर कल आ जाऊँगा। कल सवेरे 8 बजे पहुँच गया मैं वहाँ पर उसके दफ्तर में। उसके मिला, बातचीत की। था क्या मेरे पास? कुछ भी तो नहीं था, पर 1-2 चीज़ें थी जो मेरे को यहाँ पर 12 साल मैंने जो इंडिया में काम किया था उसके मेरे पास सर्टिफिकेट थे। देखो 285 नहीं, 272 में मेरे को ये अवार्ड मिला, 73 में ये अवार्ड मिला, 74 में ये अवार्ड मिला। मैंने सारे कागज उसको रखे उसकी टेबल के ऊपर। बड़ी अजीब सी बात है। उसने कहा बस हो गया बहुत, मेरे से कोई बात नहीं की। फोन उठाया, hey, I have a person sitting here and it looks like he's a good person. Do you have any opening? एक से कॉल किया, कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी ओपनिंग। अच्छा, फिर उसने रीजनल मैनेजर्स को कॉल करना, दूसरी सिटी में कॉल किया उसने, कहते हैं हे डेविड, डू यू हैव एनी ओपनिंग इन योर? ही सेड यस, somebody just resigned yesterday. And what, Aman, he said, David, he's the guy for you. चला गया, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गई। बस उससे मेरा वो अमेरिका का रहना चालू। सर, आपने शिक्षा क्षेत्र में काम करने का निर्णय क्यों लिया? हाँ, शिक्षा क्षेत्र में काम करने का निर्णय क्यों लिया? कोई इरादा नहीं था इसका। एक बार मेरी मदर और मेरे वाइफ और बच्चे इंडिया आए हुए थे। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अमेरिका में रहते थे। लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मदर आई और यहाँ पर उन मदर को हार्ट अटैक हुआ, डायबिटिक थी, और उनको 1995 के अंदर उनकी डेथ हो गई। इंडिया के अंदर, इंडिया में डेथ हो गई उनकी। तो फिर हम सब आए, मैं, मेरा छोटा भाई और सारे आए वहाँ पर। तो उस समय 1995 की बात है। जैसे आपको पता है हर 4 साल बाद हमारे यहाँ फंक्शन होता है जो टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ द ओल्डर पीपल। मदर का हमारा चवर्क था, हम फिर दिन आए। वो चवर्क खाने के लिए हम दिल्ली में चवर्क किया। दिल्ली में हमारा मकान था। जब मैं था हमारे 2 थे, अब मकान तो नहीं कह सकता मैं, पर एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था और एक 3 बेड का हाई इनकम टाइप का मकान था। तो जब हम उसके बाद पिता ने कहा, कहते हैं हमारे को गांव जरूर जाना चाहिए। गांव में आए हमने यहाँ पर जरेड के अंदर एक फंक्शन किया जहाँ पर खाना जो चबरखे दा खाना हुंदा है, वी अरेंज दैट। तो वहाँ पर एक बड़ी अद्भुत सी बात है, वहाँ पर एक पिता के क्लास फेलो मिल गए। उनका नाम था सूबेदार दमोदर ता। वो भी आए, पिते ने गल्ला बातें करना चालू करी थी ना, पुराने जमाने दियाँ अपनियाँ जो पढ़े थे ना, 2-4 जमाती पढ़े थे ससोगी। ता सूबेदार दमोदर बोलते, कहते शर्मा जी थोड़े बच्चे निकलिए आओ, इस ग्राह तय कुछ करा। बोले मैं क्या करना ग्राह तय यार, तू क्या गला था, मैं क्या करना? नहीं, बोले कुछ भी करा। बोले इस ग्राह तय कुछ करा। ता पिताजी बोलते जो बोले हंसो इं गला दे कुछ ग्राह तय कुछ करा। कहने हाँ तो ग्राह है, हाँ भी तो इतू बचपन कटिया, तैं भी इतू बचपन कटिया।
तो मेरे छोटे भाई को तो बात समझ नहीं आई क्योंकि मेरे से छोटा है, पर मैं था इतू ज़्यादा वक्त था ना कटिया, तब इन जो समझ बोले हाँ पिता ये कर गए कुछ नहीं कुछ कर गए कुछ नहीं कुछ। तब पर उसने दामोदर ने छोड़ा नहीं पिता को, पीछे पड़ा रहा उसके। तो उसने मतलब अच्छा इन करा पिताजी तो पैसे दे दिया ना जो पिताजी ने थैड़ी दी गल करा था मैं 2000 दी 2000 विच पिता ने 50,000 रुपया कढ़िया कने दामोदर जो दे दिता 50,000 रुपया। दामोदर ने पैसे नहीं चुके, बोले ना पैसे नहीं चाहिए, बोले ग्रां के बारे सोचा। उसके बाद हम चले गए और फिर पिताजी के साथ उसकी बातचीत होनी चालू हो गई लेटर्स के साथ, और फिर मैं भी कन्विंस हो गया। मैंने कहा देखो एक आदमी जो अपने गांव के लिए इतना काम कर रहा है और मैं हूं यहाँ पर, भगवान ने सब कुछ दिया है मेरे लिए, मैं क्या कर रहा हूँ उस गांव के लिए। तो उस समय मैंने 2000 के अंदर ही जाते वहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया माता के नाम पर, माता अनपढ़ थी तो गायत्री देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया अगस्त के अंदर 2000 और उसके बाद ये गोरख धंधा चालू हुआ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था, यहाँ पर काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते थे और काम करना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्यों। और वो तो उस समय में यहाँ 2-4 आदमी थे, एक गुलेरिया जी थे सुभाष नगर के पास थे वो, और एक हमारे चाचा जी थे, वो अभी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होके जाता था, यहाँ आता था बहुत ज़्यादा दुखी होके जाता था। तो वो बार बार बोलते थे मुझे, कहते हैं हे हंसराज भगवान तेरा इम्तिहान ले रहा है, भगवान तेरा इम्तिहान ले रहा है। मैंने कहा, मैं 2-4 बार उन्होंने बोलिया मल्लिया चाचा जी भगवान थक जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वर्क एथिक्स मैंने इस गांव से सीखा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, भगवान थक जाएगा और वो कहेगा कि तुझे चाहिए क्या। एक हमारे पिताजी बार बार कहते हैं, ये फारसी उनके 3-4 शेर थे जो उनको बार बार रिपीट करते थे, वो मेरे को भी और ख़ास कर मेरे को, मैं घर में सबसे बड़ा था। कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि तुझे चाहिए क्या। तो अपने आप को उठाओ, इतना उठाओ कि भगवान नीचे आके पूछे हे बंदे तेरे को चाहिए क्या। तो इसलिए मैं कहता था कि मैं भगवान नीचे आएगा और कहेगा, कहते हैं हंसराज बहुत हो गया। ये भी बात हुई थी, कहते हैं मैं जब माता पिता को अमेरिका ले गया तो अमेरिका कहते हैं वहाँ तक चले गया, पिताजी खास कर गलाते थे, माता जी मरने थे बाद गलाते थे, बोले ये जो है ना क्या गलाते, भीखमे की दुकान थी ऊपर जहाँ पर ये अभी दुकान है, भीख खंडरात बनने हैं। कहते हैं किसी को पता भी नहीं होगा यहाँ को ही रहता था। तो उस समय मैंने 2-4 बार उन्होंने कहा और मुझे भी गुस्सा सा आ गया। मैंने कहा पिताजी आज के बाद मत बोलना, मैं खंडरात नहीं बनने दूंगा। और आज आपके सामने यही है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और यहाँ आता हूँ अकेले सोचता भी हूँ। कहते हैं सिर्फ अगर एक आदमी अपने गांव के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैंने यहाँ अपने जैसे कई इकट्ठे करने हैं। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये मेरे से भी अच्छे उठेंगे। किसी ने एक बार मेरे साथ यहाँ से अमेरिका से एक हस्बैंड वाइफ आए थे, यहाँ रहे थे, कहते हैं हंसराज यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब बट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट आफ्टर यू आर गॉन, योर किड्स विल नॉट कम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हैं सामने, जो 3री और 4थी और 5वीं क्लास में हैं, ये मेरी इस बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस गांव को ये उठाएंगे और मेरे से भी ऊंचा ले जाएंगे। तो ये है मेरी कहानी, ये है गायत्री पब्लिक स्कूल की कहानी। गायत्री पब्लिक स्कूल से अब एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है ड्रीमर, सपने देखने वाला। मैं भी वही सपने देखता था और आज सपने साकार हो रहे हैं। ये बच्चे भी उनको बोलता हूं सपने देखना चालू कर दो, 90% चांसेस आज सपने पूरे हो जाएंगे, पर सपनों के पीछे काम भी करना पड़ता है। और भारत और अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में मुख्य अंतर क्या देखते हैं?
मुख्य अंतर देखते हैं एक ही चीज़ का। वहाँ अगर कोई नौकर है 8 घंटे काम करता है, वो 8 घंटे काम नहीं करता, वो 8 से 10 घंटे काम करता है। यहाँ पर अगर 8 घंटे दिए जाए, वो 8 घंटे काम नहीं करता है, वो 5 से 6 घंटे काम करता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दोज आर द इश्यूज इन इंडिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उस समय 8 रुपये का $1 मिलता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय $1 1 रुपये के बराबर था, और आज ₹1 87 रुपये 88 रुपये के बराबर है। क्या कारण था? कारण सिर्फ यही था कि हम गुलाम थे, और गुलाम थे तो जैसे वो चाहता था वैसे, जो हमारे मास्टर्स थे, जो काम के लेने वाले थे, वो कहते थे 10 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करता। इन्या कर ए हाल थी उस समय, कह साहब जी मुझे नौकरी दे दिया, मैं दफ्तर भी काम कर गया कहना करा जाए, थोड़े सोच भी लगाएंगा कहना गोवा भी चुका। 12-12 15-15 घंटे काम करते थे लोग, इसलिए प्रोडक्टिविटी थी। आज प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिर भी हालात ठीक हैं, वहाँ 10-12 घंटे काम करते हैं और लाख रुपए कमाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। जब तक हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर श्रिंक नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। फ्यूचर के अंदर यही है कि प्राइवेट सेक्टर को 60 to 70% होना चाहिए, और गवर्नमेंट सेक्टर को 20 to 30% होंगे, तब हिंदुस्तान जहाँ जो है वो सोने की चिड़िया बन पाएगा। बच्चों में क्या डिफरेंस है सर? बच्चों के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर इंटेलिजेंस है, हम सब के अंदर बुद्धि है, हम सब के अंदर सब क्षमता है, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। तो फ़र्क क्या है? जो इन 24 घंटों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो इन 24 घंटों को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता वो पीछे रह जाता है। मैं आज ही सवेरे मॉर्निंग असेंबली में बोल रहा था कि जो भगवान के दिए हुए टाइम को वेस्ट करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। तो इसलिए टाइम को इस्तेमाल करना सीखो। अमेरिका के अंदर मैं कई बार सोचता हूँ कि अमेरिका के अंदर शनिचर और इतवार की छुट्टी होती है, यहाँ हमारा शनिचरवार को भी काम होता है। अमेरिका से यहाँ आते हैं, एक प्रोफेसर आया, उसने पूछा, मिस्टर शर्मा व्हाई यू हैव 6 days a week, व्हाई डोंट यू हैव 5 days a week? मैंने कहा यू आर राइट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, वी शुड हैव 5 days a week, बट द इशू इज 5-6 दिन में भी बड़ी मुश्किल 6 घंटे काम होता है, तो 35 से 36 घंटे होती काम होता है यहाँ पर। वहाँ पर 5 दिन में अगर 8 से 10 घंटे काम होता है, तो 48 से 50 घंटे काम होता है। यहाँ 6 दिन में भी उतना काम नहीं होता है जितना वहाँ पर 5 दिन में काम होता है। तो दो ज़्यादा इश्यूज, इसलिए बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा यहाँ पर बदलना पड़ेगा इनको, थोड़े से ये, और अवेयरनेस इज कमिंग, फ़र्क पड़ रहा है धीरे धीरे, पर इतनी आदतें बदलना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। आप गांव और समुदाय से जुड़े रहने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? मैंने यहाँ से कुछ बच्चे निकालने हैं गायत्री पब्लिक स्कूल से, जो मुझसे अच्छे हों, बस इसलिए आता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, मैं 75 साल से ऊपर हूँ, और वहाँ से अमेरिका से पहुँचते पहुँचते 70 घंटे लग जाते हैं। कोई इजी काम नहीं है। पहले मेरे फादर आते थे, कहते हैं ओ अंशो में नहीं जाना यार। मतलब क्या गल है पिता जी, गड्डी च बैठ तो जहाज़ बैठना, जहाज़ बैठने क्या दिक्कत है? कहते मैं पागल हो जाता, कहते हैं मैं पागल हो जाता, मैं नहीं जाना। और वही चीज़ मुझे अब जो वो बोलते थे वही मुझे सामने आ रही है अब, कि मेरे को जहाज़ में बैठना और ऐसे लगता है पागल हो जाता हूँ मैं। पर फिर भी क्यों मैं यहाँ आता हूँ? इसलिए अगर मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? मेरे बच्चे तो नहीं आएंगे। तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं आता रहूँगा, जब तक मेरी सेहत अलाउ करेगी। और अब गायत्री पब्लिक स्कूल की फाउंडेशन बन गई है। बच्चे लोगों को भी धीरे धीरे पता लगना चालू हो गया है कि अगर पढ़ाई है तो यहाँ गायत्री पब्लिक स्कूल के अंदर है। वो 2-4 चीज़ें यहाँ होती हैं। एक तो जो कहते हैं CBSE वगैरह वगैरह जो भी बिल्ले लगे हैं वो भी लगे हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिका से बच्चे आते हैं यहाँ पर STEM एक्टिविटी करवाते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। उससे इन बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा।
ये बच्चे जो हैं इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो गायत्री पब्लिक स्कूल कर रहा है इन बच्चों के लिए। आप माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? माँ बाप को सिर्फ एक ही मैसेज है मेरा, पर्टिकुलरली खासकर ये जो है, ये जो आते हैं ये बनती हैं जब नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी और पहली तक पहुंचते हैं। इंग्लिश का जो हवा है यहाँ पर उसको दूर कर दिया जाए। सबसे आसान लैंग्वेज है, 26 अक्षर है सिर्फ अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी का हवा जो है वो अभी तक लोग पढ़ जाते हैं, BA MA कर जाते हैं, पर वो हवा रहता ही रहता है। एक चीज़ वो। दूसरी तो उसको कैसे दूर किया जाए? नर्सरी वाले बच्चों के लिए और लोअर केजी और के बच्चों के लिए माँ बाप को करना चाहिए जैसे एक कागज़, अंग्रेजी का कागज़ कुछ भी लिया, बच्चे को साथ बढ़ाया, रोज़ रात को 10 मिनट के लिए उनको सामने बैठ के उनको पढ़ाया। पढ़ाने से होगा क्या? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कारण नहीं है कि हाँ पढ़ रहे हैं कि बच्चों के डिसिप्लिन बनाने के लिए। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बन रहा है जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर उसका दिमाग जो है वो ग्रो कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो उससे माइंड ग्रो करेगा, डिसिप्लिन बनेगा, क्रिएटिव थिंकिंग बनेगी और अंग्रेजी का हुआ दूर हो जाएगा। ये जो चीज़ें। दूसरी चीज़, इन बच्चों के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबको बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पर इसकी बेसिक थिंकिंग क्या है? 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे मौज मारने के लिए। अगर काम ज़्यादा है तो मौज मारने के टाइम को थोड़ा घटा दो। तो पर 8 घंटे सोने के लिए, हेल्दी बॉडी शार्प माइंड, 8 घंटे 7-8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 8 से 10 घंटे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम यहाँ पर करना चालू कर दें तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम ना उठ पाएँ। देखो इस समय हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ के करीब है। यही एक कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है वर्ल्ड के अंदर और चाइना से भी ज़्यादा है। तो हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ और ये गल्फ जैसी कंट्रीज़, वहाँ पर पॉपुलेशन गिर रही है, तो उनका काम कैसे चलेगा? वो सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से जाएंगे ताकि वो करेंगे। तो उसके लिए चाहिए क्या? लैंग्वेजेस। हम गायत्री पब्लिक स्कूल में जब हमारा स्कूल का बच्चा 12वीं क्लास से निकलेगा उसको 5 लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा। एक तो पहाड़ी तो है ही है, कांगड़ी, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, स्पेनिश और फ्रेंच। इसका फाउंडेशन अभी से तैयार हो गई है और ये जब 12वीं क्लास से बच्चा निकलेगा इन 5 लैंग्वेजेस उसको नॉलेज होगा तो उसको कहीं भी चला जाएगा उसके लिए जॉब होगा और लोग उसको कहेंगे, कहते हैं हमारे को वही तो चाहिए जो हमारी लैंग्वेज बोलता हो। तो सर स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने इसमें क्या अलग है, क्या यूनिक है हमारे जीपीएस स्कूल में जो कि हमारे बेदनगर में है? 2 चीज़ों में बार बार बोलता हूँ यहाँ पर। एक, द डिसिप्लिन विद लव। डिसिप्लिन करना है प्यार के साथ। बच्चे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना है। शुरू में मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ बोलता था, मैंने कहा बच्चा थोड़े घरे आग लगाइंदा तभी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना है। एंड सेकेंड थिंग इज लर्निंग विद फन। लर्निंग जो है उसके अंदर फन हो ताकि बच्चा बोर ना हो जाए क्लास में बैठे। उसके लिए स्टेम एक्टिविटी चालू हुई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। जब इंटरेस्ट किसी चीज़ में आता है तो वो चीज़ अपने आप बच्चा करने लगता है। और एक और कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे स्कूल से वीडियो भी निकाले हैं इन्होंने, टीचरों ने, कि दुनिया में जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ हमेशा अच्छी ही होती है। चाहे आप सफाई का काम ले लो, चाहे आप खाना बनाने का काम ले लो, चाहे आप सिलाई का काम ले लो, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो चीज़ अच्छी होगी। तो गायत्री पब्लिक स्कूल में आई हैड टू फाइट दिस फॉर 10 ईयर्स। मैंने कहा कम से कम 7 घंटे तो स्कूल में पढ़ाई हो। मैं तो चाहता हूँ कि 8 घंटे पढ़ाई हो, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अब हमारा स्कूल 7 घंटे लगता है। 7 घंटे में 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बच्चे को किसी चीज़ को बताने के लिए 5 रिवीजन चाहिए। तो रोज पहले 15 मिनट 10 मिनट जो है वो रिवीजन होना चाहिए पहले लेक्चर का जो कल पढ़ाया गया है।
उसके बाद 35-40 मिनट उस बच्चे को नई चीज़ पढ़ाई जाए और उसके लास्ट 10 मिनट जो हैं उस नई चीज़ को फिर रिपीट किया जाए। तो एक रिवीजन तो तब हो गया, एक रिवीजन अगले दिन बच्चा आएगा तब हो गया, 2 रिवीजन हो गए। तीसरा रिवीजन, सैटरडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे एट गायत्री पब्लिक स्कूल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, द हाफ ऑफ द टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन रिवीजन। पर रिवीजन का भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो रिवीजन यहाँ होता है उस रिवीजन से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या अगले 4, 5, 10, 15 बच्चे जो आगे बैठे हैं वो तो उनके तो रिवीजन, पीछे वाले बच्चे बैठे हैं उनको पहले भी समझ नहीं आया था और अब भी समझ नहीं आया। तो रिवीजन क्या है, रिवीजन है कि ये प्रोसेस हमारे स्कूल में चालू हो चुका है कि हर टीचर रिवीजन के लिए क्लास को 2 या 3 ग्रुप 5-6 ग्रुप में बांटेगा। एक ग्रुप में 3 बच्चे होंगे, एक जो सबसे अच्छा होगा, एक जो उससे कमजोर, थोड़ा सा कमज़ोर होगा और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो 3 ग्रुप ये ग्रुप होगा। द टीचर विल पुट ए क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड और लेट देम गिव देम द क्वेश्चन। नाउ द टीम शुड वर्क टुगेदर, अपने आप बैठ के टीम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देन टीचर विल कॉल वन ऑफ द टीम मेंबर्स टू द बोर्ड एंड ही और शी विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट आंसर। The reason for this is every team member will be working to solve that issue, solve that question. और वो क्योंकि टीचर किसी भी टीम को उठा सकता है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो टीचर टीचिंग द स्टूडेंट, सेकंड थिंग इज स्टूडेंट टीचिंग द स्टूडेंट। And that's how the revision should happen. Student teaching the student, 100% comprehension चाहिए material की, and then they will get a 90% marks. That is the one part, revision. Second thing happens on Saturday is the games. सैटरडे को गेम्स होती हैं बिकॉज हेल्दी बॉडी इज ए शार्प माइंड। अगर कहते हैं जो बच्चा खेला नहीं वो पूरी तरह खेला नहीं, और यहाँ पर यही था। कभी कभी मैं भी अपने ऊपर भी लेता हूँ, हमें कभी खेला ही नहीं तो पूरी तरह खिला भी नहीं। तो इसलिए दैट इज द सेकंड पार्ट फ्रॉम अदर्स। वन मोर थिंग आई वांटेड टू एम्फसाइज, फीस स्ट्रक्चर। सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई स्कूलों का आप सबको पता होगा कि फीस स्ट्रक्चर 4-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता, और साल का पेरेंट्स का 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया खर्चा आता है एजुकेशन के ऊपर एक बच्चे की। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी का कमाता है वो उसका बच्चा हमारे गायत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ सके। दैट इज द रीजन वी हैव ए मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। और इसमें मिशन विजन में क्या लिखा है, मिशन के अंदर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, जो सब कोई अफोर्ड कर सकें, एक्सेसिबल, नज़दीक है, पाड़ा नहीं, पालमपुर ना जाना पड़े, आलमपुर ना जाना पड़े, एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम थ्रू ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंग्लिश मीडियम स्कूल, नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, यहाँ से कभी भी पैसा कोई लेके नहीं जाएगा, जो पैसा आएगा वो इसी स्कूल में लगेगा। और एक और चीज़ जैसे बात हुई तो बता दूं, एक अच्छा स्कूल क्या होता है, एंड आई हैव रिटन दिस, एक ये डॉक्यूमेंट है, इसको इसके अंदर क्या, व्हाट ए ग्रेट स्कूल इज ए स्कूल दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम एंड हाई मॉरल वैल्यूज टू इट्स स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड अचीव मोर देन व्हाट दे हैव ड्रीम्ड। इतना कभी उन्हें सोचा भी ना हो वहां तक पहुंच पाए, और उनके पेरेंट्स ने कभी इमेजिन भी ना किया हो कि वहां तक बच्चे पहुंच पाए। स्कूल की तरफ से चलाए हुए हम अध्यापकों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण, उनके बेहतर आउटपुट के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। ये भी एक इशू है, यहाँ पर टाइम नहीं देना चाहते लोग, पर सीबीएसई होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंटिन्यूड एजुकेशन। तो कंटिन्यूड एजुकेशन के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, कि दूसरे स्कूलों को देखते हैं और उनसे सीख के आते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। जब ये जाते हैं सीबीएसई की ये कंटिन्यूड एजुकेशन के लिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कम से कम 3 चीज़ें पकड़ के लाओ और एक चीज़ को यहाँ गायत्री पब्लिक स्कूल में इम्प्लीमेंट करो। हमारे टीचरों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारे प्रिंसिपल पे तो खास कर मैं बताऊँ कि आज से 5-7 साल पहले और आज हमारे प्रिंसिपल वंदन सिंह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
उनका सोचने का तरीका बदल चुका है। और तो यही मैं चाहता हूं कि रोज लोगों का सोचने का तरीका बदले। ये बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के, ये सोचो कि आप क्यों पढ़ा रहे हो इनको। आप इसलिए पढ़ा रहे हो कि इनको डीसी बनना है, इनको जनरल बनना है आर्मी के अंदर, इनको सीईओ बनना है कॉरपोरेशंस के अंदर, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। इन बच्चों के जो सपने हैं, इन बच्चों का जो गॉड गिवन पोटेंशियल है, वहां तक हमने बच्चों को पहुंचाना है। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पैसा तो आता जाता रहता है, और जैसे जैसे स्कूल बढ़ेगा यहाँ से कोई पैसा तो कमाएगा नहीं, ये सारा पैसा स्कूल के अंदर ही लगेगा। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो मैं कभी कभी सोचता हूँ, कई बार शेयर भी करता हूँ, हमारे स्कूल का रेवेन्यू होना चाहिए 10 लाख, 8 लाख रुपया खर्चा और 2 लाख रुपया कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहे स्कूल, चाहे गांव, या कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगना चाहिए महीने का। दैट इज माय गोल एंड होपफुली दैट विल हैपन इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन अबाउट द लाइक जो यहाँ पे आजकल बच्चे नशे में पढ़ रहे हैं, गलत आदतों में पढ़ रहे हैं, गलत संगत में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और कैसे उसको रोकथाम की जाए? ये बहुत बड़ा इशू है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं बट सब मुल्कों के अंदर। इसका यही है एक कि गुरुकुल की तरह हो स्कूल, गुरुकुल की तरह। गुरुकुल का कहने का मतलब है उसके आसपास कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। घर से बस में बैठे स्कूल के अंदर आए और स्कूल में बस में बैठे और घर पहुंच जाए। तो ये चीज़ है, यही इसीलिए गायत्री यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, सब कहते हैं ओ मैं चाय दा लगाइंदा, कोई दुकान बनाइंदा, इथू ये करदा। मैंने कहा हम गायत्री पब्लिक स्कूल में नहीं होगा ये, क्योंकि जो चाय की दुकान बनाएगा या कुछ और करेगा, वो ना चाहने के बावजूद वहां पर ड्रग्स पहुंच जाएंगी। एक और इशू खड़ा होता है इसमें कि दूर के बच्चों के लिए मैंने शुरू में ये सोचा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ हॉस्टल भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए थे ताकि यहाँ के बाहर के पेरेंट्स भी आके बच्चों को यहाँ पढ़ा सकें। पर उसको मैनेज करना गांव के अंदर इतना ज़्यादा आसान नहीं है। पर एक चीज़ तो है ना कि अपने पेरेंट्स, अब दूर के पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ ला के एजुकेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर कई पेरेंट्स हैं जो यहाँ किराए पे मकान लेके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। कोई बाहर का पेरेंट सुन रहा हो खासकर, तो उनको सोचो इसके बारे में। यहाँ महीना 10 दिन यहाँ स्कूल में रहो और उसके बाद अपना प्राइवेट मकान बाहर ले लो और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन है देने के लिए। एक चीज़ मैं और बोलने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बात की है, स्कूल में नहीं बट बाहर। देखो कई लोग हैं यहाँ पर, और ख़ास कर जैसे मैंने बोला है कि नौकरियाँ यहाँ नहीं हैं। नौकरियाँ कहाँ होंगी? सऊदी अरेबिया होगा, कुवैत हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ नौकरियाँ होंगी। पर उनका सबसे बड़ा इशू एक है, पर्टिकुलरली गल्फ नेशंस के अंदर अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते वो। तो क्या वो वहाँ सवेरे से शाम तक काम करता रहता है गर्मी धूप में, और कई बार उनकी मिसेज भी जाती हैं। अब तो बच्चों को कौन देखता है? बच्चों को देखते हैं दादा दादी, नाना नानी। उनको बहुत प्यार मिलता है दादा दादी और नाना नानी से, पर डिसिप्लिन नहीं मिलता। 8 से 10 घंटे काम करने की क्षमता नहीं होती उनके अंदर। और इसलिए गायत्री पब्लिक स्कूल उनके लिए बहुत आइडियल लोकेशन है। चाहे आप बंबई में हो, चाहे आप मद्रास में हो, अगर आप फॉरेन कंट्री में गल्फ नेशंस के अंदर काम करते हैं, यहाँ CBSE एजुकेशन यहाँ गायत्री पब्लिक स्कूल में है। यहाँ पर बच्चे को दाखिल करें आप और बाहर कमरा किराए पे लें। इससे अच्छा एनवायरनमेंट तो मिलेगा ही नहीं आपको। अगर कभी आप कई बार मैं खुद खड़ा होता हूँ बाहर, कहते हैं इससे अच्छी जगह कहीं हो सकती है? दिस इज जस्ट लाइक ए हेवन। और अब तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। एंड दिस इज़ द स्कूल वेयर दे कैन गिव द हाई क्वालिटी एजुकेशन टू देयर किड्स एंड द किड्स कैन बिकम ड्रीमर्स। आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सोचा इसके बारे में। और आपका जो जालक का पेज है, दैट इज़ वेरी गुड। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट।